हम सब भारतीय नागरिक हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, ये बस है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? ये नागरिकता हमें मिलती कैसे है? इसकी नींव कहाँ रखी गई थी और क्या ये हमसे वापस भी ली जा सकती है? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें सीधे भारतीय संविधान के भाग 2 और 1955 के नागरिकता अधिनियम तक ले जाते हैं। अच्छा। और हमारा मकसद सिर्फ नियमों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भारत की नागरिकता का पूरा ढांचा क्या है, इसके पीछे की सोच क्या थी और ये समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। संविधान यानी देश की सबसे बड़ी कानून की किताब। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसका भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं, पूरी तरह से नागरिकता के बारे में। तो जब संविधान लिखा जा रहा था, तब बनाने वालों के दिमाग में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती थी उस वक्त की उथल-पुथल। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग यहाँ से वहां जा रहे थे। सही बात है। ऐसे में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल था, आज इस पल में भारतीय है कौन? इसीलिए आप देखेंगे कि शुरुआती अनुच्छेद यानी 5 से 8 किसी स्थायी परिभाषा से ज्यादा उस ऐतिहासिक क्षण का एक स्नैपशॉट लेने की कोशिश करते हैं। ये दिलचस्प है। तो आप कह रही हैं कि ये कोई भविष्य की परिभाषा नहीं थी, बल्कि उस समय की समस्या का एक समाधान था। बिल्कुल। जैसे अनुच्छेद 5, ये तो उन लोगों के लिए लगता है जो पहले से भारत में रह रहे थे। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 5 एक तरह से डे 0 का नियम था, यानी 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, जो व्यक्ति भारत में रह रहा था या यहीं पैदा हुआ था या जिसके माता पिता यहीं पैदा हुए थे, वो भारत का नागरिक माना गया। ये एक शुरुआती लकीर थी। लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि अगर अनुच्छेद 5 था, तो फिर अनुच्छेद 6 और 7 की क्या जरूरत पड़ गई, जो खासतौर पर पाकिस्तान से जुड़े हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बंटवारे की त्रासदी में छिपा है। अनुच्छेद 5 सिर्फ उन लोगों के लिए था जो भारत की सीमाओं के अंदर शांति से रह रहे थे। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भारत आ रहे थे? या कुछ ऐसे भी थे जो पहले पाकिस्तान चले गए पर फिर वापस लौट आए। अगर उनके लिए खास नियम नहीं बनाए जाते तो वो किसी भी देश के नागरिक नहीं रहते, वो स्टेटलेस हो जाते। अच्छा। तो ये अनुच्छेद 6 और 7 उस असाधारण मानवीय संकट का एक कानूनी समाधान थे। यानी ये उस समय की जरूरत को दिखाता है। और फिर अनुच्छेद 8 है, जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की बात करता है। हाँ, ये भी दूर की सोच थी। संविधान बनाने वाले जानते थे कि भारत के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। अनुच्छेद 8 ने ये सुनिश्चित किया कि अगर कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ है पर उसके माता पिता या दादा दादी भारतीय थे, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। ये तो भारत का अपने डायस्पोरा से रिश्ता जोड़े रखने का एक तरीका हुआ। बिल्कुल। तो ये तो हुई उस शुरुआती स्नैपशॉट की बात। लेकिन इसके बाद अनुच्छेद 9 आता है, जो मुझे हमेशा बहुत सख्त लगता है। ये कहता है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली, तो भारत की नागरिकता खत्म। और ये भारतीय नागरिकता के दर्शन का सबसे अहम हिस्सा है। इसे इकहरी नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा। अमेरिका की तरह नहीं, जहां आपके पास देश की नागरिकता भी होती है और अपने राज्य की भी। हाँ, जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास। सही। भारत में आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। ये बात तो हैरान करने वाली है। इसका मतलब जिस पल किसी भारतीय ने, मान लीजिए, कैनेडियन पासपोर्ट हाथ में लिया, उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता हवा में गायब हो गई। कोई नोटिस नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, बस खत्म। बिल्कुल, कानूनन उसी पल खत्म। ये नियम बहुत सख्त है और ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले राष्ट्रीय पहचान को लेकर कितने गंभीर थे। उनकी सोच साफ थी, निष्ठा एक ही देश के प्रति हो सकती है, इसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता। और फिर आखिरी 2 अनुच्छेद 10 और 11 ये भविष्य का रास्ता तय करते लगते हैं। ये एक तरह से संविधान सभा से संसद को ताकत का हस्तांतरण है। आपने बिल्कुल सही समझा। अनुच्छेद 10 एक सुरक्षा कवच है। वो कहता है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता यूं ही नहीं छीनी जा सकती। अच्छा, मतलब ये गारंटी है? हाँ, ये सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही संभव है। और अनुच्छेद 11 वो चाबी है जो संसद को नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने, उसे बदलने या खत्म करने का पूरा अधिकार देती है। और इसी अनुच्छेद की वजह से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाना संभव हुआ। बिल्कुल।
तो संविधान ने एक ढांचा और कुछ बुनियादी सिद्धांत दिए और फिर संसद को यह जिम्मेदारी दी कि वो समय के हिसाब से नियम बनाए। और इसी के तहत 1955 का ये मशहूर कानून आया। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसमें 1955 को लेकर एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये साल सिर्फ नागरिकता कानून के लिए ही खास नहीं था। हाँ, और ये संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। 1955 एक ऐसा साल था जब भारत एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान के सबसे बुनियादी सवालों से जूझ रहा था। एक तरफ संसद ये तय कर रही थी कि भारतीय कौन है, यानी नागरिकता अधिनियम। हाँ, तो दूसरी तरफ फजल अली आयोग की रिपोर्ट आ रही थी जो ये बता रही थी कि भारतीय कहाँ रहेंगे। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, उसी साल काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट भी आई जो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के तौर पर जाना जाता है। तो वो सवाल था कि भारतीयों के बीच सामाजिक न्याय कैसे होगा। सही। और इसी दौरान हिंदू विवाह अधिनियम भी आया जो ये तय कर रहा था कि भारतीय परिवार की संरचना क्या होगी। तो आप देखिए, नागरिकता, राज्य, सामाजिक न्याय, परिवार, ये सब एक साथ गढ़ा जा रहा था। वाह। 1955 एक तरह से भारत के आत्म परिभाषा का साल था। ये कनेक्शन तो कमाल का है। इसने तो इस कानून को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, इसी बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए अब इस अधिनियम की गहराइयों में उतरते हैं। इसके मुताबिक नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। हाँ, 5 रास्ते तय किए गए। पहला और सबसे सीधा तरीका है जन्म से, बाय बर्थ, यानी अगर आप भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। हाँ, लेकिन ये नियम जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जो भारत के बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल को दिखाता है। अच्छा। 1987 से पहले तक भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक बन जाता था। इसे जस सौली या धरती का अधिकार कहते हैं। तो फिर इसे बदला क्यों गया? 80s के दशक में खासकर असम जैसे राज्यों में अवैध आप्रवासन को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ गईं। तब ये महसूस किया गया कि सिर्फ जन्मस्थान के आधार पर नागरिकता देना शायद सही नहीं होगा। इसी के जवाब में 1987 में कानून बदला गया और ये शर्त जोड़ी गई कि जन्म के समय माता पिता में से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। मतलब धरती के अधिकार से रक्त के अधिकार की तरफ झुकाव हुआ। बिल्कुल, जस्ट सैंग्विनिस की तरफ एक बड़ा झुकाव था। ठीक है। दूसरा तरीका है वंश से, बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर पैदा हुए हैं। सही। ये हमारे डायस्पोरा के लिए है। अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था, तो वो नागरिकता का दावा कर सकता है। हाँ, वंश के आधार पर। ये पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयता को आगे बढ़ाने का तरीका है। तीसरा तरीका है पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनका भारत से कोई ना कोई ताल्लुक तो है लेकिन वो पहले 2 तरीकों में नहीं आते। जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल से भारत में रह रहा हो। अच्छा। या फिर कोई विदेशी जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो, वो भी कुछ शर्तें पूरी करने के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये उन लोगों के लिए एक औपचारिक रास्ता है जो पहले से ही भारत से जुड़े हुए हैं। सही। और चौथा तरीका है प्राकृतिकरण या देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। ये उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई खून का रिश्ता नहीं है। मान लीजिए जापान का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 12 साल से बेंगलुरु में काम कर रहा है, उसे कन्नड़ बोलना आता है, वो भारत को अपना घर मानता है, तो क्या वो व्यक्ति इस रास्ते से नागरिक बन सकता है? आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। ये रास्ता उन्हीं लोगों के लिए है जिनका भारत से खून का रिश्ता नहीं पर दिल का रिश्ता बन चुका है। सरकार उनकी प्रतिबद्धता देखती है। कानून में कुछ कड़ी शर्तें हैं, जैसे आवेदन से पहले कम से कम 10 साल भारत में रहना। और भाषा वाली शर्त भी है ना? हाँ, जैसा आपने कहा, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भारतीय भाषा का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। ये सब इसी प्रतिबद्धता को परखने के तरीके हैं। और 5वां तरीका तो बहुत ही अनोखा है, क्षेत्र अधिग्रहण से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हाँ, ये सामूहिक नागरिकता का प्रावधान है। जैसे गोवा या सिक्किम? बिल्कुल। जब इन क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ तो सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और वहां रहने वाले सभी लोग एक साथ एक ही दिन में भारत के नागरिक बन गए। सोचिए, एक रात आप किसी और शासन में सोए और अगली सुबह आप भारतीय नागरिक बन के उठे। हाँ, कुछ वैसा ही। तो ये तो हुए नागरिकता पाने के 5 रास्ते। लेकिन जैसा हमने कहा था, ये कोई स्थायी चीज नहीं है। हमारे सूत्र बताते हैं कि नागरिकता 3 तरीकों से जा भी सकती है। हाँ, और पहला तरीका पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी मर्जी पर है।
इसे स्वैच्छिक त्याग वॉलंटरी रेनंसिएशन कहते हैं। दूसरा तरीका तो स्वचालित है, जैसा हमने अनुच्छेद 9 में देखा था। बिल्कुल। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर टर्मिनेशन, जैसे ही आप किसी दूसरे देश के नागरिक बने, हाँ, भारत की नागरिकता उसी वक्त खत्म। हाँ, इसमें सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता, ये कानूनन अपने आप हो जाता है। और अब तीसरा, जो सबसे गंभीर है, सरकार द्वारा वंचित करना, डेप्रिवेशन। ये थोड़ा चिंताजनक लगता है। सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है, खासकर देश विरोधी गतिविधियों वाली शर्त। क्या इसकी परिभाषा बहुत अस्पष्ट नहीं है? इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। आपकी चिंता जायज़ है और इस पर हमेशा बहस होती रहती है। हालांकि हमारे सूत्र ये स्पष्ट करते हैं कि कानून में इसके लिए बहुत ऊंची दहलीज रखी गई है। ऐसा मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। अच्छा। इसके लिए ठोस सबूत चाहिए कि व्यक्ति ने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की है, या संविधान का अपमान किया है, या युद्ध के समय दुश्मन देश से संपर्क साधा है। तो ये सिर्फ छोटी मोटी बातों पर नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गंभीर मामलों के लिए है। एक और दिलचस्प शर्त है कि अगर किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या प्राकृतिकरण से नागरिकता ली है और 5 साल के अंदर ही उसे किसी दूसरे देश में 2 साल या उससे ज्यादा की कैद हो जाती है, तो भी सरकार उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। और वो 7 साल वाला नियम भी है? हाँ, अगर कोई लगातार 7 सालों से भारत से बाहर रह रहा है और उसने इस दौरान किसी भारतीय दूतावास से संपर्क भी नहीं किया, तो ये माना जा सकता है कि उसने भारत से अपना नाता तोड़ लिया है और इस आधार पर भी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारतीय नागरिकता की जड़ें संविधान में हैं, लेकिन इसकी शाखाएं और पत्तियां 1955 के अधिनियम से निकलती हैं। इसे पाने के रास्ते भी साफ है और इसे खोने की वजह भी काफी हद तक तय हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज या पासपोर्ट नहीं है, के कानून मानने और टैक्स देने जैसे कर्तव्य भी सौंपता है। और जैसा हमने देखा, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवित अवधारणा है जो समय और जरूरतों के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल। और यह हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने 1955 की बात की कि कैसे उस दौर में भारत अपनी पहचान के कई पहलुओं, नागरिकता, भाषा, राज्यों की सीमाएं, सामाजिक न्याय पर एक साथ विचार कर रहा था। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज लगभग 70 साल बाद हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को लेकर किन बड़े सवालों से जूझ रहे हैं। आज हमारी नागरिकता, हमारी सीमाओं और हमारे अधिकारों की धारणाएं कैसे विकसित हो रही हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।